हेलो क्लास 8 और आप सब कैसे हैं। मेरी ईश्वर से प्रेयर है कि आप सब अपने घरों पर अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा है बच्चों कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं और अब आपको रेगुलर आपकी क्लासेस जा रही हैं, तो अपनी स्टडी कीजिए और साथ ही साथ जो आपको वर्क मिल रहा है उसको टाइमली कंप्लीट करके रखिए। अभी हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 2 पार्ट 2 भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने इससे पहले हम लोग की जो क्लासेस हुई थी उसमें हम लोग ने देखा कि किस तरह से भारत जो थे वो भारत में किस तरह से अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना हुई। सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि किस तरह से भारत में यूरोपीय जो थे वो किस तरह से आए थे और उन्होंने अपना व्यापार किस तरह से फैलाया था। ठीक है, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस तरह से अब जब यूरोपीय आए थे अपना व्यापार करने के लिए, तो उसके साथ ही साथ जब यूरोपीय आने लगे तो उसके साथ ही साथ कई और भी जैसे यूनानी जो थे, अंग्रेज़ जो थे और डच थे, कई इस तरह के लोग थे वो भी अपना व्यापार करने के लिए भारत जो थे वो आए थे। और उसके बाद उन लोग ने भी भारत में आकर अपना व्यापार करने लगे और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना राज्य जो था वो भारत में स्थापित कर लिया था। और किस तरह से उन्होंने अपना भारत को अपना उपनिवेश राज्य बना लिया था, ये मैंने आपको बनाया। तो उपनिवेश राज्य मतलब अपना गुलाम बना लेना, यानी कि जो भी नियम कानून अंग्रेज़ बनाते थे या चलाते थे, तो उपनिवेश मतलब भारत जो था वो उनका इनडायरेक्ट उसमें एक गुलाम सा बन गया था कि जो वो बनाते थे नियम कानून वो इन्हें पूरा करना होता था, किसी भी हाल में इनको वो काम करना होता था क्योंकि ये उनके नीचे दबे हुए थे। तो इस तरह से भारत को इन्होंने इस्तेमाल किया और बहुत फ़ायदा उठाया, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र की बात अगर हम करें या अपने शासक जहाँ वो शासन करते थे उस क्षेत्र की बात करें, तो अलग अलग उन लोग क्या करते थे, अलग पूरी तरह से वो अपना फ़ायदा लेते थे, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग चीज़ों से वो अपना फ़ायदा उन्होंने उठाया और बहुत मुनाफा भी साथ में उन्होंने कमाया। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना। अब मैंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग कंपनियों की स्थापना करी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से अलग अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अपना दबदबा और बनाने के लिए, अपना और भी शासन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कंपनी भारत को फ़ायदा दिखाकर भारत में इस तरह की कंपनियों की स्थापना करी थी। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या करते थे वो लोग जो कि आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं हुआ करती थी कि वो कोई व्यापार शुरू कर सकें, तो वो क्या करते थे, कुछ अपनी पूंजी को लगाते थे और जहाँ 2-4 लोगों की 5 लोगों की भागीदारी होती थी और एक बड़े अमाउंट को, बड़ा पैसा जो धनराशि होती है उसको लेकर एक व्यापार शुरू करते थे। और जब ये व्यापार आगे बढ़ने लगता था या उसमें मुनाफा होता था तो वो उस मुनाफे में अपना अपना हिस्सा जो था वो बांट लिया करते थे। इस तरह से भारत को तो फ़ायदा हो ही रहा था, भारतीयों को तो फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि जो भी वो उसमें भागीदार होते थे, जो भी वो उसमें काम करते थे या उसमें हिस्सेदारी रखते थे, तो उनको फ़ायदा तो होता था। मगर अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि भारत के राजाओं के राज्य से किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को फ़ायदा किस तरह से हुआ। अब कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी इसमें करते रहते थे। जो कंपनी के जैसे कि इंग्लैंड जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना करी थी। तो वो क्या करते थे, जो ऐसे तो उन्होंने ये दिखाया कि हम लोग ने भारतीयों के फ़ायदे के लिए ये कंपनी खोली है और उनका फ़ायदा हम करा रहे हैं, मगर साथ ही साथ वो क्या करते थे, अपना निजी व्यापार भी वो इसमें मिला के करने लगते थे।
उससे उनको क्या फ़ायदा होता था कि उनको इससे टैक्स से वो बच जाते थे, टैक्स नहीं देना होता था। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि अब हमारे इंडिया है, अगर हम कोई भी चीज़ इंडिया का लेते हैं, ख़रीदते हैं, अभी हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे क्योंकि जीएसटी तो अभी कुछ सालों से लागू हुआ है। जीएसटी लगना, अब तो हम लोग हर एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे जीएसटी टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे कोई भी तरह की चीज़ हो। तो ये तो अभी कुछ समय से लागू हुआ, मगर हम पहले के समय की बात कर रहे हैं तो उस समय जब भारतीय अपने यहाँ से कोई भी माल उठाते थे या सामान खरीदते थे तो उनको टैक्स नहीं देना होता था। मगर जब कोई बाहर का व्यक्ति अगर कोई चीज़ लेता है, जैसे कोई बाहर का कोई इंग्लैंड का या अंग्रेज़ कोई आता है, तो उसको थोड़े ज़्यादा दाम में देना होता है। अगर हम ही अभी बाहर चले जाते हैं तो हमें वहाँ की जो वहाँ का जो पैसे वहाँ चलते हैं, करेंसी, उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ खर्चा करना होता है। चाहे हमारे को थोड़ा उसमें टैक्स भी देना होता है तो हम देंगे, क्योंकि हम बाहर गए हैं और हमें इसका टैक्स देना होता है अगर कहीं भी हम जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जब भारतीय अपना जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारतीय इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं, तो उन लोग को तो कोई टैक्स नहीं देना होता है। मगर अब इन लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो वहाँ के काम करने वाले हैं, जो अंग्रेज़ हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपना निजी व्यापार भी इसमें कर ले रहे हैं। अब इससे वो क्या कर रहे हैं, वो निजी व्यापार को भी उसी का हिस्सा बताकर, उस कंपनी का ही हिस्सा बताते थे और वही व्यापार बताते थे। अब इससे उनको क्या फ़ायदा होता था कि वो अपना उनको टैक्स नहीं देना होता था, वो अपना व्यापार जो था वो उन लोग के साथ ही मिला के कर लेते। इस तरह कंपनी जो थी वो धनवान भी होती चली गई, बहुत पैसा उसमें होता चला गया। वहाँ के जो भी कर्मचारी थे, जो भी अफसर थे, वो निजी रूप से बहुत ज़्यादा मालामाल होते चले गए और मालामाल होकर ही वो फिर भारत से वो अपने देश जो है वो लौटते थे। इस तरह से वो मुनाफे पे मुनाफा कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, भारत पे उनका किस तरह से अपना राज्य वो स्थापित करते जा रहे हैं, ठीक है ना। एक तरह से वो भारतीयों को भी फ़ायदा दे रहे हैं, मगर उसके साथ ही साथ ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा फ़ायदा होता चला जा रहा है। इस तरह से करते करते इन्होंने अपना फ़ायदा जो था वो लेते चले गए और इस तरह से करके कई भारतीय व्यापारी वहाँ सेठ भी थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वो भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर उसमें बेच दिया करते थे। मतलब कुछ भारतीय व्यापारी में वहाँ सेठ भी हुआ करते थे, जो क्या करते थे, वो भी व्यापार में उन लोग की मदद करते थे और वो भी इस तरह से पैसे वाले होते जाते थे। अब वो लोग क्या करते थे, जो वहाँ के उस कंपनी के जो भी कारीगर होते थे, तो उनको क्या करते थे, उनको डराते थे, धमकाते थे, ज़बरदस्ती करते थे और उनको कहते थे कि तुम लोग इस माल को जो है वो क्या करो, कम कीमत पर ख़रीदने की कोशिश वो करवाते थे। मतलब कोई भी सामान जो है वो यहाँ से वो कच्चा माल, मैंने उससे पहले भी बताया था कि कम कीमत पे वो ख़रीदते थे, लेते थे और फिर वो अपने देश में ले जाकर उसको दुगनी तिगनी कीमत लगाकर उसको बेचा करते थे। तो इस तरह से वो पूरी तरह से वो प्रॉफिट में पूरी तरह से उनको मुनाफा होता चला गया। उसके बाद एक एक करके कई युद्ध भी हुए अंग्रेज़ों में और एक प्लासी का युद्ध हुआ जो कि 1757 ईस्वी में हुआ। इसमें प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेना आमने सामने आई। मतलब एक तो सिराजुद्दौला थे और दूसरा जो थे क्लाइव जो कि अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे। ये दोनों आमने सामने इस युद्ध में उन्होंने लड़ा। मगर इसमें भी क्या हुआ, जो नवाब ने अपने सेनापति मिराज शाह को अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने से पहले ही क्या करा, उन्होंने जब आक्रमण युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ है, मगर ये क्या हुए, जो अंग्रेज़ों के सामने जो लड़ रहे थे, यानी कि जो
क्लॉइस के सामने जिनके में युद्ध होने जा रहा था, वो क्या करने लगे, सिराजुद्दौला, वो लड़ाई से पहले ही उन्होंने क्या कर लिया, अपनी पराजय मान लिया। मतलब वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे कि वो लोग पैसे में भी स्ट्रांग है, सारे चीज़ में है, तो कैसे उनके साथ लड़ा जाए। तो वो क्या करने, वो लड़े ही नहीं, और वो पहले ही लड़ाई से पहले ही उन्होंने अपनी को वहाँ से दूर कर लिया। इस तरह से करते करते वहाँ पे अंग्रेज़ों की ही मतलब परिणाम इसका यही आया कि युद्ध जो भी हुआ उसके यही परिणाम आया कि अंग्रेज़ों की ही यहाँ पर जीत हुई। तो इस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद बॉक्सर का युद्ध हुआ, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से इन लोग में युद्ध होते चले गए। बॉक्सर के युद्ध के बाद भी क्लॉइस ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद में 2 संधि उन्होंने की। अब उसके बाद वो युद्ध करते गए, और बॉक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने इलाहाबाद में 2 संधि की, जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, यानी कि 12 अगस्त 1765 में इन्होंने पहली संधि करी थी, और दूसरी संधि जो थी वो 16 अगस्त 1565 ईस्वी में, मतलब कि 4 दिन के अंदर में उन्होंने 2 संधि इलाहाबाद में करी थी। फिर इस प्रकार क्लॉइस के बंगाल के नवाब एक ऐसी संधि की जिसके अनुसार बंगाल के दैत्य शासन की भी स्थापना शुरू होने लगी। अब इस तरह से उसके बाद अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। अब अंग्रेज़ जो व्यापार अपना कर रहे थे उसमें भारतीयों की क्या क्या चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण थी, ये चीज़ उन्होंने देखा कि क्या क्या उनको ज़रूरत है। उन्होंने तरीके देखे कि चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो जाए। तो ये सारी जो तरीके थे ये भारत के उनको महत्वपूर्ण लग रहे थे। ये सारी चीज़ें जो थी उनको उस चीज़ की ज़रूरत थी। फिर व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदकर उसमें यूरोपियों को बाहर रखने तथा कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूत आदि, ये सारे कार्य जो थे वो उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी। इस तरह से ब्रिटिश कंपनी जो थी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इसी तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करने लगी, और बहुत चतुराई से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपना राज्य वो बढ़ाते चले गए। और इस तरह से एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज़ जो थे वो भारत के राजाओं व नवाबों को उन्होंने हटा दिया, और उसके बाद खुद वो शासन करने लग गए। मतलब पहले तो उन्होंने मदद के रूप में उन्होंने आगे आए, उन्होंने मदद करी कि भारतीयों का फ़ायदा दिखाया। अब क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना राज्य को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आ गया कि अब उन्होंने इस तरह के क्या कहा गया उसमें हथकंडे अपनाए, इस तरह के हथकंडे अपनाए, और बहुत ही चतुराई से अब क्या करा उन्होंने सारे यहाँ के जो भारतीय जो राजा जो नवाब हुआ करते थे उनको हटा दिया, और अब खुद भारत पर वो शासन करने लग रहे हैं। अपना शासन उन्होंने चलाने लगे हैं। समय समय पर जैसे भी आवश्यकता होती थी वो अपनी नीतियों को बदलते भी रहते थे, शर्तों को तोड़ देते थे, राजाओं पर आक्रमण कर देते थे। मतलब अब वो पूरी तरह से शासन अपना चला रहे हैं। हाँ, अब वो उनका मनमानी उनका चल रहा है। चाहे वो जैसे उनके ऊपर समय होता था वो क्या करते थे, नीतियाँ खुद बना देते, खुद बदल भी देते थे, शर्तें लगा कर शर्तें तोड़ देते थे। भारतीयों के जो राजा हुआ करते थे उन पर वो आक्रमण कर देते थे। तो इस तरह से वो सब अपना पूरी तरह से अपना राज्य था उन्होंने भारत पर स्थापित कर लिया था, और इस तरह से वो
भारतीयों को इस्तेमाल जो थे वो किया करते थे। अब इस तरह से अंग्रेज़ों का व्यापार जो था वो व्यापार और उनका राज्य पूरी तरह से भारत पर स्थापित हो चुका है। और अब क्या हो रहा है, अब भारतीय जो हैं वो जो भी नवाब और जो राजा हुआ करते थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी राज्य की आमदनी जो थी, जो भी राज्य की आमदनी होती थी वो अंग्रेज़ों के हिस्से में चली जाती थी। हाँ, और राज्य का जो भी खर्चे की जिम्मेदारी हुआ करती थी वो भारतीय राजा पे हो जाती थी। और अगर राज्य में जनता की तकलीफ़ के लिए को राजा को ही जिम्मेदार भी ठहराया जाता था। इस तरह से राजा जो थे वो बहुत कमज़ोर पड़ते चले गए, क्योंकि जो मुनाफा हो रहा है, जो वहाँ की आमदनी हो रही है वो अंग्रेज़ों के हाथ में जा रही है, मगर जो राज्य की जो भी जिम्मेदारी है या जो भी वहाँ उनकी प्रजा की, वहाँ के लोगों की जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो सब राजा के ऊपर आती थी। और राजा जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होता चला जा रहा था तो वो उस जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे थे। इस चलते उनको पूरी तरह से सारी तकलीफ़ों का ज़िम्मेदार जो है वो वहाँ के राजाओं को ही ठहराया जा रहा था। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध की शक्ति जो थी वो नहीं थी। अब राजा जो हैं वो सब देख रहे हैं, वो तकलीफ़ में हैं, उनको क्योंकि ज़िम्मेदार भी ठहराया जा रहा है, उनको बोला जा रहा, मगर अब क्या है, वो पूरी तरह से वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ या उनके विरुद्ध कोई भी तरह का कदम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो उनकी जो शक्ति थी वो उतनी दृढ़ नहीं थी और ना ही उनमें आपस में कोई भी तरह का एकता थी। राजाओं में आपस में एकता नहीं थी। ये बच्चों, ये शुरू से ये चीज़ बनी रही है, इसी वजह से और भी ज़्यादा फूट पड़ती चली गई, क्योंकि एकता भी नहीं थी उनमें। एक राजा अपने राज्य को फैलाना चाह रहा है, अगला अपने को फैलाना चाह रहा है, वो अपना राज्य स्थापित करना चाह रहा है, वो अपना राज्य, इस तरह से वो लोग अपना अपना राज्य जो है वो स्थापित करने में लगे रहे। और इसका फ़ायदा क्या किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने उठाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारे कंपनियों को खुलवा कर उन्होंने अपना फ़ायदा लिया। बीच में कई युद्ध भी हुए, जिसमें भी जीत जो है वो अंग्रेज़ों की ही हुई, इंग्लैंड की ही हुई। और इस तरह से अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि वहाँ भारतीय राजा जो हैं वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं और अब वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई भी कदम जो है वो नहीं उठा सकते, क्योंकि उनमें ना ही एकता रही और ना ही आपस में उनकी शक्ति इतनी मजबूत भी नहीं थी। इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ जो थे वो एक एक कर समस्त क्षेत्र शक्तियों को कमज़ोर कर कठपुतली की तरह भारतीयों, उनके राजाओं को नचाने लगे और अपने अधीन उन्होंने उनको कर लिया। अंत में क्या हुआ कि प्रमुख रूप से अवध है और बंगाल तथा दिल्ली, सब पर अंग्रेज़ों का ही राज्य जो था वो स्थापित हो गया। तो बच्चों, ये आज हम लोग का ये चैप्टर जो हमारा सेकेंड चैप्टर है भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना, ये भी ख़त्म हो गया है। पूरा ये कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ है बच्चों, जब तक आप सुनोगे नहीं, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है। आप अगर अपनी बुक को सामने रखते हो और अगर मेरा आप ये एक्सप्लेनेशन जो है उसको सुनोगे, अपने ये क्लास अटेंड करोगे, तो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा कि किस किस तरह से मैं आपको 1-2 पॉइंट ही 2 पॉइंट से 3 पॉइंट ही रोज़ दे रही हूँ बच्चों। बहुत ज़्यादा भी नहीं मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अगर हिस्ट्री में हो जाएगा तो वो आपको फिर समझ से ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैं आपके जितने आपको समझ में आ सकता है मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। और हम लोग का ये चैप्टर भी अब कंप्लीट हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई एक दिन मैं आपका गूगल मीट ले लूँगी, जिसमें मैं आपको अगर जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो। लास्ट में इससे पहले भी जब मैंने आपकी क्लास वो लिया था, गूगल मीट लिया था,
तो बच्चों ने मुझे फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ पूछा था, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चे देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, मतलब देखने पे ही समझ में आएगा बच्चों कि आपको समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है एक आध पॉइंट या कुछ ऐसा जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो भी आप क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए पहले आप सारा वीडियो अच्छे से क्लास अटेंड कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, बुक सामने रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं तो मैं एक दिन आपका गूगल मीट ले लूँगी, मैं आपको डेट बता दूँगी, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं भी आपसे पूछूंगी बच्चों, क्योंकि हम लोग जब टीचर्स हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप भी समझो उस चीज़ को, और जब हम आपसे क्वेश्चन करें तो आप उसका जवाब भी दो। ठीक है, तो जो भी मैं आपसे पूछूंगी तो आप उस चीज़ की तैयार रहिएगा, और साथ ही साथ क्लास पूरी अटेंड कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, बुक आपके पास है तो बुक सामने रखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब इस चैप्टर के आप जानते हो कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी PDF बनाकर सेंड करती हूँ। मैंने इसका क्वेश्चन आंसर आपको इसी के साथ में ही मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको आप बुक में भी रहने दे सकते हो, 2 है उसमें आप देख लेना। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन हैं ये बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, जो आप बुक में भी रहने दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इसको आप कॉपी में करो, मगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय यह आप ज़रूर से कॉपी पे करोगे। मैंने इसको PDF बना के भेजा है। अति लघु में आपका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान रहा है। मैंने आपको पढ़ाया है कि लॉर्ड क्लाइव का सबसे बड़ा योगदान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को बढ़ाने में था। ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स में लिख कर भी दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी। हम सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे भारत में लगाई जाती थी, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से, यहाँ की मिट्टी इस तरह की है कि यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से इसकी फसल हो पाती है, तो भारत में ही लगाती थी। फिर ये वहाँ मंगाकर इसे अपने वहाँ मंगवाते थे, अपने वहाँ पर उसको महंगा दाम लगाकर उसको बेचते थे। तो मैंने ये तो मैं ओरली आपको बता रही हूँ क्वेश्चन आंसर, मगर मैंने आपको रिटन भी PDF में बना के दिया हुआ है, आप उसको अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा ज़रूर से। और जो लास्ट वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, उसको भी मैंने आपको बुक में टिक लगाकर और उसका भी PDF बनाकर आपको मैंने भेजा हुआ है बच्चों। तो पूरे अच्छे से देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, तो 5 आंसर्स भी दिए हुए हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट चैप्टर लेके अब हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के 2 चैप्टर इधर कंप्लीट हो गए हैं हिस्ट्री के। अब हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे, तो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको आप रीड भी कर लीजिएगा। और हम लोग हिस्ट्री का जो सिविक्स का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा लोकतंत्र, उसको हम लोग देखेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों उसके लिए तैयार रहिएगा और अपना जो अभी तक का वर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।